स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है और आप सब लोगों के लिए डेली 7 PM पेपर 2 के साथ में, 9 PM पेपर 1 के साथ में आ रही हूँ क्वेश्चन सीरीज लेके, और सुबह 8 बजे आपके लिए 1 शॉट वीडियोस ला रही हूँ जिस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपका काफी बेनिफिट हो जाएगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि JRF अड्डा एप्लीकेशन पे इस क्लास की सारी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट भी होते हैं जो पेपर 1 के भी आप दे सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जितने भी कंप्यूटर साइंस के सेट एग्जामिनेशन होते हैं, आप लोगों के नेट एग्जामिनेशन है, आपका गेट एग्जाम है, और साथ ही साथ जितने भी आप सभी लोगों के एग्जाम होते हैं जो PGT से रिलेट करते हैं, PGT एंड अबव, जितने भी आप लोगों के सिलेबस है, सारे के सारे सिलेबस जो है वो आप लोगों के यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको मेरी 6 बुकलेट दूंगी जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स है। मैंने अपने जो सारे नोट्स उनको कंपाइल करके आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। आप लोगों को ये भी सारी चीजें मिल जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 भी इंक्लूड करते हो तो पेपर 1 भी, इसमें आप लोगों को पिछले 10 साल के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा चीज, बहुत सारा रिसोर्स, सारा मटेरियल, देखो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें क्लब करके जो है वो आपको एक कोर्स के अंदर मिल जाती है। वो है आप लोगों का लाइव फाउंडेशन बैच। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों को अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है। आपने यहाँ पर प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लगाना है, यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम के साथ में इसको आपको सॉल्व करना है। गैंट चार्ट बना दो और उसके बाद में एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दो। ठीक है, अगर आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ है तो चलिए दोबारा से एक बार मैं करवा देती हूँ। वैसे मैंने कल आपको डाउट सेशन में भी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पढ़ाई थी, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। दोबारा से देख लो एक बार, आपके सामने दोबारा से सॉल्व कर देती हूँ। आप इमेजिन करिएगा हमने 0 टाइम पे शुरू किया तो 0 पर एक ही प्रोसेस अराइव हुई है, दैट इज P0। 1 सेकेंड तक इसको हम रन करते हैं, इसके 6 यूनिट बच जाएंगे। 1 सेकेंड पर मैम P0 भी आ गई है और सिस्टम के अंदर P1 भी आ गई है। तो आप P0 और P1 में कंपेयर करो, दोनों में से किसका टाइम कम है बर्स्ट टाइम रिमेनिंग, तो मैम ये है आपके P1 का। तो P1 जो है वो थोड़ी देर के लिए चलेगी, मान लीजिए 2 तक ये चलती है, तो सिस्टम के अंदर अब P2 भी आ चुकी है, यानी अब P0, P1 और P2 सारी की सारी रन कर रही है 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। इसका टाइम अभी बचा है बर्स्ट टाइम। आप कंपैरिजन करो, इसको 7 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 6 चाहिए। जब सिस्टम के अंदर सारी प्रोसेसेस आ जाती है तो कोई भी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बिल्कुल शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के जैसा काम करता है, यानी कि नॉन प्रिमिटिव के जैसा काम करता है। तो बस वहीं पर आप लोगों को क्या कर देना है कि बस P2 को कंप्लीट करवा दो, P2 को और 2 सेकंड के लिए काम करना है, फिर उसके बाद में P0 को 6 के लिए काम करना है, और फिर आप लोगों के P2 को कितना और 7 सेकेंड, यानी कि 17। तो बस सभी का कंप्लीशन टाइम आप लोगों को पता लग गया है। तो मैं टर्न अराउंड टाइम की अगर बात करूं तो देखो टर्न अराउंड टाइम के अंदर आप लोगों का P2 जो है, टर्न अराउंड टाइम कितना होता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस आप लोगों का अराइवल टाइम। इसके बाद P0 जो है वो 10 पे निकला है, 0 पर अराइव हुआ था। ये जो है ये 4 पर निकला है, 1 पर अराइव हुआ था। और जो आप लोगों का वेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, वेटिंग टाइम कितना होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस आपका बर्स्ट टाइम। इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर लिखोगे, तीनों को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 3 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला, कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पे चल रहा है। इस बार टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस आपको कितना गिवन है, मैम TQ की वैल्यू आप लोगों को 4 मिली सेकेंड्स गिवन थी। ठीक है जी, आपसे ये कह रहा है कि जो CPU है वो अभी फ्री है और 20 प्रोसेसेस है, 20 प्रोसेसेस है किसके अंदर, वेटिंग क्यू के अंदर या रेडी क्यू के अंदर है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ प्रोसेस वेट्स बिफोर गेटिंग टू द CPU कितना होगा। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ना ही इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप बस सोच के देखो, आपका एक CPU है, ये कौन है, ये CPU है। ठीक है ना। अब जो ये CPU है इसकी क्या कहानी चल रही है, CPU एक बारी में क्या कर सकता है, एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। और मेरे पास में कितनी प्रोसेस है जो क्या है, आई एम रेडी वाली पोजीशन में है कि भाई दे आर रेडी टू एग्जीक्यूट। CPU क्या है, CPU एक बारी में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कोई भी इसमें से एक प्रोसेस निकलेगी और CPU के पास में जाके एग्जीक्यूट होना लग जाएगी।
बचेगी कितनी प्रोसेस मैम? 19 प्रोसेसेस वेट करेगी जब तक ये एग्जीक्यूट हो रही है। जब तक मतलब मैम टी क्यू 4 सेकंड के लिए ये एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद में मैम फिर से ये वाली प्रोसेस वापस आ जाएगी रेडी क्यू के अंदर और ये क्या होगी? दूसरी प्रोसेस चली जाएगी। यानी किसी भी समय पर अगर मैं देखूं तो रेडी क्यू के अंदर वेट करती हुई 19 प्रोसेसेस मुझे मिलेंगी और आपके सीपीयू के पास में एक प्रोसेस मिलेगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम रेडी क्यू के अंदर कितने समय के लिए हम वेट करवाएंगे, तो मैम 19 प्रोसेसेस है और हर एक 19 प्रोसेस को 4 सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उतने टाइम के लिए, टाइम क्वांटम के लिए कोई 20वीं प्रोसेस होगी जो एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो बची हुई 19 प्रोसेसेस को मैक्सिमम 4 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। यानी कितना हो गया? 76, बिकॉज 19 4s are 70। इस तरीके के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्वेश्चंस करते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। देखो आप लोगों के लिए P है, Q है, R है और S है, ठीक है। Switching to a ready process after the termination of another process is also considered a context switch, ठीक है। 4 हो गया आप लोगों के लिए, 10 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। ये आपका बर्स्ट टाइम है, ठीक है। दोबारा से देख लो, P पहले रन करेगी, ठीक है ना, 0 से पूरा का पूरा 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ये रन कर सकता है। इसके बाद में सिस्टम में Q आएगा जो है आप लोगों का 8 यूनिट ऑफ टाइम के लिए रन करेगा। इसका बर्स्ट टाइम कितना बच जाएगा? इसका बर्स्ट टाइम बच जाएगा 6, ठीक है। दोबारा से फिर आप लोगों के लिए R आएगा। अगर R के मैं बात करूं तो 2 यूनिट का इसका टाइम बच जाएगा और 12 यूनिट तक ये रन करेगा। उसके बाद में आप लोगों का S आएगा और S जो है वो पूरा पूरा रन हो जाएगा, 14 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ये रन हो जाएगा। मैं ऑप्शन नंबर डी ही तो चेक कर रही थी, डी चेक कर रही थी कि 1 चेक कर रही थी? मैंने ऑप्शन नंबर ए का ही बना दिया कि दोबारा? चलो एक बार दोबारा देख लेती हूँ। एस पूरा रन हो जाएगा और पी भी पूरा रन हो जाएगा। अब कौन आएगा सिस्टम के अंदर वापस से? क्यू आएगा, है ना। क्यू दोबारा से आएगा, 6 यूनिट के लिए दोबारा से चलेगा। तो दोबारा से चलाओगे, सॉरी 4 यूनिट के लिए दोबारा से चलेगा तो 18 तक ये रन करेगा। इसके बाद में आर आएगा, इसको और 2 यूनिट के लिए रन करना है, 2 यूनिट के लिए रन करेगा, 20 तक जाएगा। फिर से क्यू आ जाएगा, अगर फिर से क्यू आ जाएगा तो ये और 2 यूनिट के लिए रन करेगा और 22 तक ये चलेगा। अब ठीक है क्या? है ना, यही बन रहा है। ठीक है, इसी जगह दे देंगे भाई प्रैक्टिस शीट। कुछ गलत किया है कि मैंने? देखो 0 से 4 तक ये रन किया, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 यूनिट के लिए ये रन किया तो 8 तक ये रन करेगा। उसके बाद में आर आएगा, 4 यूनिट के लिए ये रन करेगा तो 12 तक चलेगा। फिर उसके बाद में एस जो है वो 2 यूनिट के लिए चलेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, अब मुझे ये बताओ कि क्या इसके अंदर सही है? अगर देखा जाए तो P का किसी के साथ में कॉन्टेक्स्ट स्विच है, P का जो है वो Q के साथ में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है। अब आगे देखो S और Q के बीच में, S और Q के बीच में मेरे पास में एक कॉन्टेक्स्ट स्विच है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच होना चाहिए R2 Q के बीच में। R और Q के बीच में 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं है क्या? है ना, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच तो मेरे पास में है। अगर देखा जाए R और Q के बीच में, अच्छा ये मैंने मिस कर दिया था क्योंकि मैंने पूरा गैंट चार्ट नहीं बनाया था। एग्जैक्टली 2 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होंगे आप लोगों के Q और R के बीच में। ओके, टोटल काउंट करो Q और R के बीच में कितने आ रहे हैं? एक यहां पर आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है, तो देखा जाए तो 2 आ रहे हैं। अच्छा ये पॉसिबल है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो पॉसिबल है। देखो एक कॉन्टेक्स्ट स्विच ये आ गया Q और R के बीच में और एक कॉन्टेक्स्ट स्विच ये आ गया Q और R के बीच में, तो 2 तो है Q और R के बीच में, एक है R और Q के बीच में, S और P के बीच में कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? वैलिड हो गया, पॉसिबल है, ये वाला बर्स्ट टाइम पॉसिबल है ना। मैंने पूरा गैंट चार्ट नहीं बनाया था इसलिए मैंने शायद जल्दी में गलत कर दिया, बट ये पॉसिबल है।
ठीक है, गलत नहीं है ये। आगे चले नेक्स्ट पे, है ना। इसी तरीके से बी और सी भी आप चेक करोगे। मैं डी वाला चेक करके देखती हूँ कि मैंने उसमें क्या किया था। अराइवल टाइम तो फिर से इनका 0 ही है सभी का। बर्स्ट टाइम देखो इसका 3 है, इसका 7 है, इसका भी 7 है और इसका 3 है। चलो इसमें देखते हैं कि क्या गलती कर रहे थे आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले पी आएगा, 0 से 3 के लिए रन करेगा, सिस्टम से ये बाहर चला जाएगा क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। अब क्या होगा, क्यू आएगा जो है आप लोगों के लिए 7 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, 3 इसका काम बच गया है। क्यू को दोबारा से काम करना होगा तो आर और एस के बाद में पीछे से फिर से आके लाइन में खड़ा हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए कौन रन करेगा, आर रन करेगा 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, सॉरी 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए रन करेगा, 3 रिमेनिंग हो जाएगा, 7 और 4 आप लोगों के लिए 11 हो जाएगा। पर आर का भी काम खत्म नहीं हुआ तो आर दोबारा से आके लाइन में खड़ा हो जाएगा। एस की अगर मैं बात करूं तो एस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा और ये आप लोगों के लिए 3 है तो ये 14। अब एस जो है वो दोबारा से लाइन में आके नहीं खड़ा होगा क्योंकि मैम इसका काम खत्म हो चुका है। क्यू दोबारा से, क्यू जो है वो दोबारा से सिस्टम में आएगा। क्यू कितने के लिए चलेगा मैम, 17 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, 17 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा और सिस्टम से बाहर चला जाएगा। उसके बाद में आर अकेला बचा है, आर रन करेगा और आर जो है वो भी 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए रन करेगा तो यानी पूरा 20 यूनिट ऑफ टाइम। रेडी क्यू भी खाली हो गया, ये आप लोगों का पूरा डायग्राम बन गया। अब देखो क्यू से आर के बीच में यहाँ पर 2 आ रहे हैं, क्यू से आर के बीच में यहाँ पर 2 आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। एस टू क्यू के बीच में आपके लिए 1 आ रहा है और आर और क्यू के बीच में कितना आ रहा है, आर और क्यू के बीच में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ पर नहीं निकल रहा है देखो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर नॉट पॉसिबल पूछा था तो आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। डी पॉसिबल नहीं है, किसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर और क्यू के बीच में कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं है। कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे काउंट करते हैं, आई होप सभी को याद होगा कि मैम इस तरीके से पहले वाले को और लास्ट वाले को छोड़कर ये वाले जो आप लोगों के जितने आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं। जैसे मैं टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ पर पूछूं तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विच मैम 5 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी का भी बनाओ। पहले क्या गलती कर दी थी मैंने, पूरा नहीं बनाया था क्या डायग्राम। आपसे ये बोल रहा है कि एक मेमोरी एक्सेस टाइम है जिसमें p नैनो सेकेंड्स लग रहे हैं और एडिशनल q नैनो सेकेंड लग रहे हैं पेज फॉल्ट अगर होता है तो। पेज फॉल्ट क्या होता है, अगर मेरे पास में रैम के अंदर पेज नहीं मिलता है मैम तो हमारा पेज फॉल्ट अगर हो गया है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी के पास जाना पड़ेगा और पेज लाना होगा। अब सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी मेमोरी में डेटा आएगा और उसके बाद में क्या होगा, आपके पास सीपीयू के पास जाएगा आपका पेज। कुल मिला के इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमारे पास में जो रैम है उसके अंदर क्या हो गया, हमारा 2 मेमोरी एक्सेस हो गए मिनिमम, एक तो पेज फॉल्ट के लिए और एक पेज फॉल्ट के बाद में जो यहां से पेज उठ के आया उसमें। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर टाइम भी वेस्ट हुआ, जो पेज फॉल्ट है उसे हैंडल करने में जो समय लगा वो अलग। तो कुल मिला के आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस क्या होगा, ऐसा अगर 100 के पास में होता है तो मेरे पास में कितना टाइम होगा, ईमैट आप लोगों को निकालना है। तो कोई भी आप लोगों का पेज फॉल्ट है उसको जो भी सर्विस करने में जो टाइम लगता है, एक तो वो टाइम पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जो आप लोगों का लगता है वो, साथ ही साथ आपके पास में जो पेज फॉल्ट अकर हुए हैं उसकी रेट। अब यहां पर ये हो गया पेज फॉल्ट अकर हुआ है, तो अगर पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ है तो 1 माइनस पेज फॉल्ट की जो रेट होती है वो मल्टीप्लाई बाय जो आप लोगों के मेमोरी एक्सेस टाइम है वो यहां पर इंक्लूड होगा। यही होता है आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, यहाँ पर जिनका ए आया है सही आंसर है। आप देखो पेज जो फॉल्ट का एक्सेस टाइम है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये आपसे बोल रहा है कि इफ अ पेज फॉल्ट अकर्स वंस इन एवरी 100 इंस्ट्रक्शन, अगर मैं 100 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूं तो एक पर पेज फॉल्ट आता है, तो यही मेरी पेज फॉल्ट की क्या हो गई, रेट हो गई। रेट ऑफ पेज फॉल्ट अकरेंस जो है वो 1/100 हो गया। 1 माइनस 1/100 में कर सकती हूँ, 1 माइनस क्यू पेज फॉल्ट अगर जब नहीं हुआ है उस टाइम पे अलग से जाके मेमोरी को आपको एक्सेस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब कुल मिला के आप लोगों से पेज फॉल्ट का जो सर्विस टाइम है वो यहाँ पर मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा।
ठीक है जी। और साथ ही साथ क्योंकि इतना टाइम मेरे को लग रहा है किसके अंदर, मेमोरी एक्सेस में, और इतना एडिशनल लग रहा है पेज फॉल्ट एक्सेस टाइम में, तो बेसिकली ये जो आप लोगों की रेट है वो मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का P मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का Q प्लस 1 अपॉन आप लोगों का 100। सही है ना, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? 1 अपॉन 100 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 100 फॉर कितना, फॉर Q नैनो सेकेंड, ये टाइम लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय P नैनो सेकेंड जो आपका टोटल मेमोरी एक्सेस है, ये आप लोगों का हो जाएगा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 100, ये Q सॉरी इधर आएगा ना ये Q, तो और ये हो गया आप लोगों का P माइनस P अपॉन 100। अब देखो आप इमेजिन करिएगा इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास में ऐसा सीन है कि जो आप लोगों का ये P है, इससे अगर आप P अपॉन 100 को माइनस करोगे तो आपके पास में बहुत ही कम वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी। तो कुल मिला के आपके पास में आ जाएगा Q अपॉन 100 प्लस P अपॉन 100, सॉरी Q प्लस P अपॉन 100। सही है क्या ये? है ना, ये क्या हुआ, Q अपॉन 100 प्लस P माइनस P अपॉन 100। तो अगर देखा जाए तो ये आप लोगों के पास में बहुत ही कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये तो बहुत नेग्लिजिबल है, तो P प्लस Q अपॉन 100, माइनस मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, P प्लस Q अपॉन 100, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस टाइम लगाना था, Q और P की वैल्यू लगानी थी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, Q मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 100। ठीक है, वो रब हो गया था इसलिए दोबारा लिख। कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपके पास में डिस्क स्केड्यूलर्स, डिस्क सिस्टम के सिलेंडर्स का सीक्वेंस है और आपसे ये बोल रहा है कि अगर मैं करंटली 50th हेड पर हूं तो आपको बताना है कि मेरे पास में शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं कैसे करूंगी। इस टाइप की क्वेश्चन करना आपको आता है, किसी को कोई दिक्कत है? देखो ये सबसे सिंपल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें करना कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 1, आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है, नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू द सीरीज बना लो। जैसे कि देखो आपको 2 गिवन है, आपको 4 गिवन है, आपको 6 गिवन है, 7 गिवन है ना, 7 के बाद में आप लोगों को 10 गिवन है, 10 के बाद में आप लोगों को 15 गिवन है, 15 के बाद में आप लोगों को 19 गिवन है, 20th आपके पास में है, 20 के बाद में 34 आपके पास में है, और फिर 50 आएगा और फिर 73 आएगा। 50 पे अभी मैं हूं। अब शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट लगानी है, पहले तो सबसे पहले नंबर लाइन में अरेंज कर लो, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लो। अब ये कह रहा है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट लगानी है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट मतलब जिसके लिए सबसे कम सीक मूवमेंट लगेंगे। अब इसको 50 से 73 जाने में कितने सीक मूवमेंट्स लगेंगे, 23। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने जिस प्रोग्राम के पेज को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो नेक्स्ट कौन से प्रोग्राम के पेज को आप लोग को पहले से मेमोरी के अंदर लाके रखोगे, उसके लिए हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है उसका यूज करते हैं। हम टाइम इफेक्टिवनेस पर जा सकते हैं, हम स्पेस इफेक्टिवनेस पर जा सकते हैं, है ना। 2 तरीके के आपके प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होते हैं। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, जिस पेज को बार बार सीपीयू बुला रहा है हम पहले से उसको लाके रख लेते हैं, इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये हम लोग कैश मेमोरी में भी पढ़ेंगे, कैश मेमोरी इसी पे काम करता है। या फिर आप इमेजिन करो कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से पेज को रखे हुए हो। अगर आप 3rd नंबर का पेज एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ज्यादातर चांस ऐसा है जो आप मान के चलते हो कि सीपीयू 3rd एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके बाद में जैसे प्रोग्राम काउंटर में +1 होता है तो वो 4th को मांगेगा, है ना, वो 4th को डिमांड करेगा। तो हम पहले से 4 को लेके आके रख लेते हैं मेमोरी के अंदर, सो दैट हमारे पास में जो टाइम है मैम वो कम से कम आपका लगे और सीपीयू का थ्रूपुट जो है वो डाउन ना हो। इसे हम लोग कहते हैं आप लोगों का स्पेस लोकेलिटी रेफरेंस या टेम्पोरल, जो हमने टाइम का बोला। जिसको फ्रीक्वेंटली मांग रहा है सीपीयू, हम पहले से सोच लेते हैं अरे यार ये बार बार मांग रहा है सीपीयू, तो उसको पहले से लाके रख लो मेमोरी के अंदर कि कम टाइम वेस्ट होगा। पर जरूरी नहीं है ना, इमेजिन करो कि मैं 3rd के बाद में जंप स्टेटमेंट कंक्लूड कर रही हूँ और मैं जो है 16th वाले पे चले जा रही हूँ, तो उस सीन में क्या होगा, उस सीन में तो आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस फॉलो नहीं हुआ, है ना। हाँ, कैश मेमोरी में यूज होता है टेम्पोरल एंड स्पेशियल, बिल्कुल।
अब देखो सेकेंड स्टेप क्या था, शॉर्टेस्ट सीक मूवमेंट। तो देखो 50 से 73 73 में जाने में कम समय लगेगा या 34 पर आने में कम समय लगेगा, जिसमें कम समय लगेगा हम उस पे जाएंगे। फिर अगर मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो आई थिंक 34 पे कम लग रहा है, आई थिंक, है ना 16 लग रहा है इधर, और इधर जो है वो कितने लग रहे हैं, 23 लग रहे हैं। हाँ 34 पे आने में कम लग रहा है। तो अब 34 पे जब आप आ गए हो तो 34 से 20 जाओगे, 20 से 19 जाओगे, 19 से 15 जाओगे, 15 से 10 जाओगे, 10 से 7, फिर 6, फिर 4, फिर 2, और फिर उसके बाद में लास्ट 73 पर जाओगे। इस सीक्वेंस में आपने क्या किया है, एग्जीक्यूशन किया है। तो आप लोगों से टोटल जो है वो आपका टाइम मांगेगा। अगर हर एक सीक मूवमेंट में मुझे 1 मिली सेकेंड का समय लग रहा है तो टोटल सीक मूवमेंट्स निकालो, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, आप लोगों को उतना ही समय लगेगा आपके एल्गोरिथम को सॉल्व करने में, है ना। ये है आपकी डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर एलिवेटर्स एल्गोरिथम या सी स्कैन, स्कैन और लुक और सी लुक, इनको अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा से रिवाइज करना आज, फिर डाउट हो तो फिर पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, पर इनको अच्छे से समझ लेना। एक था झाड़ू वाला बताया था, ठीक है, हम राइट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं और पूरे लेफ्ट कॉर्नर तक जाते हैं, फिर लेफ्ट कॉर्नर से फिर राइट कॉर्नर तक आते हैं, ठीक है। हो सकता है बीच में मैं रिक्वेस्ट को फुलफिल करूं, हो सकता है कि नहीं करूं, वो डिपेंड करता है स्कैन लगा रहे हो कि लुक लगा रहे हो। हाँ, ए आंसर जिनका आया है सही आंसर आया है। आगे देखिए, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे करवाना है आपको, दोबारा देखना। आपसे ये बोल रहा है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप लोगों के लिए सिंगल सीक्वेंशियल यूजर प्रोसेसर का टाइम पे चलता है। आपके पास में जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इमेजिन करिएगा कि मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से। अगर मैं आप लोगों को इन दोनों को कंपेयर करवाऊं तो मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन सी थी। मैम बाय न्यूमेरिकल भी आप करके देखोगे तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट बेहतर थी, बेटर थी ना शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। हाँ जी, हाँ जी बेहतर थी। अब आगे देखिएगा, आपसे ये कह रहा है, जो वेंडर है वो कहता है कि 50% बेटर बेंचमार्क रिजल्ट्स उसको मिलते हैं। तो आपका जो एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट है इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस के अंदर वो कितना हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वेरी गुड। कौन है, अंकिता शर्मा, बहुत बढ़िया अंकिता, बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची। क्यों मैम, देखिए जो आपका इनपुट आउटपुट होता है, देखो आपने हमेशा नोटिस भी किया होगा, जैसे मैं देखो आपको, वैसे तो सब आप होशियार हो, कंप्यूटर साइंस वाले हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जीवन में करा ही होगा। है ना, इस तरीके से आप अपने टास्क मैनेजर पे जाओ, और टास्क मैनेजर को अगर आप ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या, टास्क मैनेजर पे आप लोग जाओ और आप लोग परफॉर्मेंस पे जाओ, है ना। तो परफॉर्मेंस पर आपको क्या दिखेगा, दिख रहा है क्या, हाँ दिख ही रहा है, थोड़े ब्राइटनेस ज्यादा है बट चलो कोई नहीं। अब देखना, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो आप लोगों का, जैसे ये जो मेरा स्मार्ट बोर्ड है, इस स्मार्ट बोर्ड के अंदर एसएसडी लगी हुई है। आप कुल मिला के अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो डिस्क है इसका रीड राइट मुझे बताया जा रहा है। देखो मेन टास्क जो होता है, अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो कि आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम स्लो हो गया है, तो हम या तो कैश को क्लियर करते हैं, ये तो चलो नॉर्मल से एक चीज हो गई, बट अगर आपको जेन्युइनली, अगर आपको के कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जाके डिस्क की कैपेसिटी देखते हैं कि कितनी परसेंटेज पर जो है वो आपकी डिस्क की परफॉर्मेंस चल रही है। अगर ये डिस्क परफॉर्मेंस जो है वो आपकी 10% से ज्यादा चल रही होती है, इसका मतलब आपका सिस्टम खराब है। 10% भी मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ। कभी कभी आप नोटिस करना, जैसे मेरे लैपटॉप के साथ में ज्यादातर ये इशू होता है क्योंकि इसका जो जीपीयू है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मुझे चाहिए होता है, और जो आपके वीडियो प्रोसेसिंग है उसमें सबसे ज्यादा डिस्क की कैपेसिटी लगती है। यहां पर आपका डिस्क कैपेसिटी 90% तक पहुंच जाता है। फिर हम उसके लिए जो अलग अलग
मैकेनिज्म होते हैं, आप सबको भी आते ही होंगे, वो सब हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर। कैसे जाके हम सर्विसेज में, है ना, विंडोज की कुछ सर्विसेज को ऑफ करते हैं, कुछ कुछ रन करते हैं, किसी को रीरन करते हैं, अलग अलग चीजें हम लोग फॉलो करते हैं। इसके लिए ये जो डिस्क कैपेसिटी है या बेसिकली एफिशिएंसी यहाँ शो हो रहे हैं, ये क्या बताता है आपको? ये आपको बताता है रीड राइट। अब आप ध्यान से देखिए, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज पूछी जा रही है कि अगर मैं आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीक मूवमेंट वाला सिचुएशन है, डिस्क की जो स्केड्यूलिंग है, उसे मैं चेंज कर दूं तो क्या मेरे इनपुट आउटपुट के परफॉर्मेंस में चेंज होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क पर आने वाली रिक्वेस्ट को हम कैसे हैंडल करते हैं उसका मैटर है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप लोगों की कैसी रन हो रही है, ये अलग टास्क है। इसी वजह से आप सभी लोगों के सिस्टम के अंदर हमारे पास में इनपुट आउटपुट के इंप्रूवमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। 0% यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है ना। रीड राइट का डिवाइसेस के साथ में हमारे लिए कोई मतलब नहीं। आपके पास में कितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ये उस पर मैटर करेगा, ठीक है। इस पर मैटर नहीं करेगा कि आपने कौन सी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करी हुई है। आपके पास में एक मेन मेमोरी है जो कि है 16 GB की। देखो, आपकी जो मेन मेमोरी है वो है 16 GB की। अगर मैं आप लोगों से एड्रेस स्पेस बनाने के लिए बोलूं तो आप लोग कैसे बना लोगे? 16 लिखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय GB लिखा है तो 2 की पावर 30 लिख दूं, यानी कि 34 जो बिट्स हैं, उन 34 बिट्स का आपके पास में जो है वो फिजिकल एड्रेस होगा। तो मैं फिजिकल एड्रेस अगर आपसे पूछूं तो फिजिकल एड्रेस कितना हो गया? 34 बिट्स का हो गया। आगे देखो, 32 बिट्स का जो है आप लोगों का वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है जी। हाँ हाँ, 32 बिट्स का क्या है? आपका वर्चुअल एड्रेस है। आपसे कह रहा है कि जो पेज साइज है वो कितनी है? 4 KB की। देखो यहां पर क्या आता है? पेज नंबर आता है और ये पेज ऑफसेट आता है, ठीक है। अब आपका जो पेज साइज है वो कितना है? 4 KB का है। और जो पेज साइज और फ्रेम साइज है वो तो सेम ही होती है, हमको पता है। प्रोसेस की साइज जो है वो कितनी है? 34 KB की है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 4 KB से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकल के आ जाएंगे। सही लिख रही हूं कि मैं? ये अगर मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी? आपकी जो प्रोसेस की साइज है वो है 34 KB और आपके पास में जो एक पेज है उसकी साइज आपको गिवन है। आपसे ये बोल रहा है कि जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है उसकी साइज कितनी होगी, कितना एक्स्ट्रा आप लोग यहाँ पर रखोगे। अब देखो मैम, जब हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर निकालेंगे तो कितने पेजेस तो फुल्ली यहाँ पर कवर हो सकते हैं और उसके बाद में जो जगह बच जाएगी वो बची हुई जगह ही तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, वही तो होल है, सही है ना। तो आप देखो 4 से 34 पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, कितना चला जाएगा? 32 चला जाएगा मैम। 32 KB तो आपकी पेजेस में पूरे पूरे चले जाएंगे, 8 पेजेस रख दोगे आप। पर जो 2 KB है वो बच जाएगा मैम। ये जो 2 KB बच गया है इसमें ना तो कोई नया पेज आ सकता है ना, तो ये तो आप लोग यूज ही नहीं कर सकते हो। तो ये जो 2 KB है ये और क्या है? यही तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आ गया ना समझ में? बिल्कुल बेसिक सा है। मुझे ये पता है कि एक प्रोसेस में मल्टीपल पेजेस होते हैं, एक पेज की साइज मुझे गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रोसेस में निकाल सकती हूँ। जब ये निकालने गई तो पता चला कि मैम ये तो जा ही नहीं रहा है ना, पॉइंट्स में तो आ नहीं सकता। तो जितनी स्पेस बची वो और क्या है? वही तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 2 KB। आगे देखिए, सेम सिनेरियो है। आपसे ये बोल रहा है कि पेज टेबल की जो साइज है वो आप लोगों को बतानी है। अगर आप लोगों के लिए पेज टेबल की जो एंट्री है वो है 2 बाइट की, बताओ जी, करो जी सॉल्व। देखो, एक पेज साइज है 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 10, यानी टोटल अगर मैं बोलूं तो 2 की पावर 12। और वैसे अगर देखा जाए तो मेरे पास में नंबर ऑफ पेजेस में निकाल सकती हूँ। देखो 32 बिट्स टोटल मेमोरी और एक के लिए 2 की पावर 12, यानी 2 की पावर आपके लिए 20, 2 की पावर 20। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो जाएगी मैम? 2 की पावर 20। और एक एंट्री साइज आप लोगों को गिवन है 2 बाइट की। तो टोटल पेज टेबल कितने की हो गई? 2 की पावर जो आपकी 20 है मल्टीप्लाई बाय 2 बाइट्स, यानी 2 की पावर 21। 2 की पावर 21 कितना होता है? देखो 2 की पावर 20 तो होता है MB और 2 आपका अलग से रह जाएगा, तो 2 MB आपका पेज टेबल का साइज हो जाएगा।